अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपको और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी लेवल पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप एक एस्पिरेंट के तौर पे, एक कैंडिडेट के तौर पे किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन की मैं आपको आउटलाइन दे देता हूं कि हम इसको किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, हियर इज़ द आउटलाइन। हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड कंपोजिशन। इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये है क्या, और कंपोजिशन की बात करेंगे कि ये कैसे बना, क्यों बना, कितने मेंबर्स थे, कौन कौन थे। नंबर 2 पे हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड, यानी ये क्यों बनाया गया, ये इसके पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि साइमन कमीशन की ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और साथ में हम इसका पर्पस देखेंगे कि बनाया किस मकसद के लिए गया था, क्यों बनाया गया, क्यों भेजा गया एक कमीशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम इंग्लैंड। और नंबर 3 पे हम देखेंगे बॉयकॉट और रिएक्शन, यानी साइमन कमीशन आ गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लीडर्स थे या जो दो पार्टीज़ थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने इसको अपोज क्यों किया, इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज क्यों हुआ और एहतजाज के नतीजे में क्या क्या कुछ हुआ, हम ये डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन वाले हजरात चाहते क्या थे, उन्होंने क्या क्या तजावीज़ पेश की थी अपने तसल्लुत को, अपनी हुकूमत को यहाँ पर बरकरार रखने के लिए, इसको देखेंगे। और लास्टली पॉइंट 5 पे हम देखेंगे आफ्टर मैथ क्या था इसका, साइमन कमीशन का, इसके नतीजे में हुआ क्या क्या कुछ, जो कि साइमन कमीशन वालों यानी यूके वालों के हक में था या उनके खिलाफ था, ये हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंपोजिशन। जी फ्रेंड्स, इसके इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन में 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है। पहला पॉइंट है द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आल्सो नोन एज द साइमन कमीशन। यार, ये साइमन कमीशन के तौर पे ही हमने जब सुना, पढ़ा, जाना, देखा तो ये साइमन कमीशन ही है। हालांकि इसका असल नाम द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, यानी कि हिंदुस्तानी कानूनी कमीशन, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में देखें, 7 members of the British Parliament arrived in Indian subcontinent on February 3, 1928। 3 फरवरी 1928 को 7 हजरात, कौन हजरात, वो कौन थे, ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस थे 7 जो इधर आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 3 फरवरी 1928 को वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उस 7 लोगों के ग्रुप को ही साइमन कमीशन कहा जाता है। इसको साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है, असल नाम तो इसका द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था ना, क्यों कहा जाता है, जॉन साइमन वाज द चेयरमैन। इनके इस कमीशन की जो चेयरमैनशिप थी वो सर जॉन साइमन के पास थी, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है क्योंकि वो लीड कर रहे थे इस कमीशन को। चौथा पॉइंट इसका ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने के काबिल है। क्लीमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके फ्रॉम 1945 टू 1955। आप नोट करेंगे कि ये बंदा जो साइमन कमीशन में मौजूद है, ये उस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है जिस दौरान पाकिस्तान और इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश रूल के चुंगल से आज़ादी पा रहा है। तो इस बंदे का इस साइमन कमीशन के लास्ट पे जाके हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे, तो आगे चल के इसका रोल क्या है वो लास्ट पे पता चलेगा हमें। इसके पॉइंट नंबर 1 में द साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये याद रखना है। दूसरे पॉइंट में कितने पार्लियामेंटेरियंस थे, 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो 7 मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन थे वो कौन थे, वो लॉयर्स थे, वो जस्टिस थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे, या कोई भी ऑप्शन आ सकती है। ये याद रखना है कि वो पार्लियामेंट के बंदे थे, एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे। अच्छा, कब आए थे, 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन, व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इन 1928। हु वाज लीडिंग साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, ऑब्वियसली तभी तो वो साइमन कमीशन कहलाया। आगे क्लीमेंट एटली, आप याद रखिएगा, ये एक्चुअली लास्ट पे जाके हमारे इसी साइमन कमीशन के लास्ट पे ये पाकिस्तान की और इंडिया की यानी सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस के हक में हो गया था ये बंदा। और उस दौरान 1947 में जब सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल,
ही वॉज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही सर्व फ्रॉम 1945 टू 1951। जी, आउटलाइन का दूसरा पॉइंट, बैकग्राउंड एंड पर्पस। तो इसका बैकग्राउंड ये था साइमन कमीशन का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें उन्होंने सिस्टम ऑफ डायरकी को भी इंट्रोड्यूस कराया था। डायरकी एक्चुअली होती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेक्टराइज्ड बाय को रूल, यानी दो पार्टीज़ मिलके वहाँ पर रूल करती हैं। एक पार्टी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद थी, दूसरी जो पार्टी थी वो उन्होंने यहाँ से प्रोविंशियल लेवल पे लोगों को इलेक्ट करवा के यहाँ पे गवर्नमेंट का पार्ट बनाना था। तो ये डायरकी का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस कराया, अच्छा ये बात भी याद रखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स कहते हैं और इसी का नाम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी है। ठीक है, जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर 1919 में, तो उस वक्त उन्होंने ये बात डिक्लेयर की थी कि हम 10 साल के बाद यहाँ पर कमीशन भेजेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड दैट अ कमीशन वुड बी सेंट टू इंडिया आफ्टर 10 years टू एग्जामिन द इफेक्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स। यानी कि साइमन कमीशन 1928 में आया, उससे 10 साल पहले, यानी 10 सालों से भी ज़्यादा पहले 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस कराने के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया था कि हम 10 साल के बाद एक कमीशन भेजेंगे, जिसका काम क्या होगा, वो इंडिया में आके एग्जामिन करेगा जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दी थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, कि उसको एग्जामिन करेगा कि वो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ब्रिटिश जो सिस्टम है या जो यहाँ पर गवर्नेंस है उसमें उसके इफ़ेक्ट्स क्या है और उसका ऑपरेशन क्या है, कि वो हाउ इज़ इट वर्किंग एंड व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ व्हाट वी हैव डिसाइडेड व्हाट वी हैव जस्ट डन इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ना। तो उन्होंने ये बात की। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर उसका एक दूसरा काम भी उन्होंने, मतलब कि अगर हम उसके पर्पस की बात करें तो एक और भी पर्पस था कि एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स, कि 10 साल के बाद हमारा एक कमीशन आएगा जो पहले वाली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखेगा, उनके इफ़ेक्ट्स को, उनके ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करेगा, साथ में उसको देखने के बाद कि वो किस तरह से काम कर रहा है, आया कि वो हमारे हक में है या नहीं है, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं या नहीं, साथ में ही वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा फर्दर रिफॉर्म्स के मज़ीद किस तरह से बर्र सग़ीर पाक व हिंद को किस तरह से काबू में रखना है, इसको मज़ीद कैसे रूल करना है। तो ये इसका पर्पस था और ये इसका बैकग्राउंड था साइमन कमीशन का। आउटलाइन का तीसरा पॉइंट, बॉयकॉट एंड रिएक्शन। अब जाहिर है साइमन कमीशन यहाँ पर आया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यहाँ के लोगों की तरफ से भी तो कुछ रिएक्शन आना था ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो देखते हैं कैसा था। पहला पॉइंट देखिए, द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांगली अपोज्ड द कमीशन। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज क्यों किया कमीशन को? जाहिर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने इसको अपोज किया, उसकी रीज़न क्या थी? अच्छा, रीज़न पर जाने से पहले ये देख लें कि कौन कौन लोग थे इसमें। आपके नेहरू साहब थे, गांधी साहब थे और जिन्ना साहब थे जिन्होंने इसको अपोज़ किया था साइमन कमीशन को। क्यों अपोज़ किया था? क्योंकि साइमन कमीशन कंटेंट ओनली ब्रिटिश मेंबर्स एंड नो इंडियंस। इंडिया के भी तो भैया कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, कुछ पॉलिटिशियंस हैं ना, कुछ लीडर्स हैं ना यहाँ पर, हु हैव टू डिसाइड अबाउट द गवर्नेंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन ये क्या कि साइमन साहब अपने साथ 6 हजरात को लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और वो खुद ब खुद ही इंडिया की जो सारी किस्मत है उसके फ़ैसले करने लगे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं सरकार, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ तो हमें भी शामिल इख्तियार कीजिए कि हम भी कुछ डिसाइड कर लें, कुछ फ़ैसला करें अपने मुल्क की, अपनी धरती की किस्मत का। तो ये इनका प्रॉब्लम था कि इन्होंने उसको अपोज़ किया कि ये साइमन कमीशन सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स पर मुश्तमिल है। वो ब्रिटिश मेंबर्स को क्यों लेके आया था साथ? क्यों ब्रिटिश मेंबर्स आए थे? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो, कोई चीज़। वो बड़ा ध्यान से सोच कर एक एक कदम रख रहे थे उस वक्त कि यहाँ पर उनकी हुकूमत को, उनके तसल्लुत को कोई धचका ना लगे, कोई हचकोला ना खाए उनकी हुकूमत यहाँ पर बर्र सग़ीर में जो कदम जमा चुकी थी। तो वो बड़े ध्यान से चल रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि इनको शामिल किया जाए, वो चाहते थे कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले हों। ठीक है,
तो इन्होंने भाई एतराज़ किया, इन्होंने कहा कि नहीं सरकार ऐसे नहीं होगा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, हमारे ज़मीर ज़िंदा हैं, हम वजूद रखते हैं, हमारी कुछ सोच है, हमारी ओपिनियंस हैं, हम सोचते भी हैं, हमसे भी तो कुछ मशवरा किया जाए। अच्छा, इसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ वो साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, लोग बाहर निकल आए। उन्हें ये मौका मिल रहा था कि वो खुद अपनी किस्मत का फैसला करें, अपने जो उनकी यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो खुद करें, वो खुद डिसाइड करें कि हम पे कौन हुकूमत करेगा, वो अपने इलेक्टेबल्स को खुद इलेक्ट करें। तो लोग बाहर आए। अब बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन लाला लाजपत राय साहब ने प्रोटेस्ट किया लाहौर में। उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया लाहौर में, रेलवे स्टेशन के करीब उन्होंने साइमन कमीशन को कहीं जाने से रोका, तो उनके अहकामात ऐसे लगता है इस सिनेरियो को देखकर कि पाकिस्तान आज भी आज़ाद नहीं हुआ। वेरी सॉरी टू से। हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को हुक्म दे दिया कि इन पर लाठी चार्ज किया जाए, इनकी हड्डियों का सुरमा बना दें जो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। ये होते कौन है, जैसे आज भी हो रहा है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। वेल, आगे चलते हैं। पुलिस ने क्या किया, लाला लाजपत राय और उनके साथियों पर लाठी चार्ज किया, उन पर डंडे बरसाए। लाला लाजपत राय साहब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मी होने के 18 दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को वो इंतकाल कर गए। और जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने ब्लैक फ्लैग्स उठाए हुए थे और उसके ऊपर लिखा था गो बैक साइमन। ये भी याद रखने वाली बात है कि व्हाट वाज द स्लोगन रेज्ड बाय द प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट साइमन कमीशन, तो वो गो बैक साइमन था। मेरे ख्याल में ये क्लियर है और ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिन बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं इसकी रिकमेंडेशंस की तरफ, के साइमन कमीशन वाले हजरात ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आउटलाइन में रिकमेंडेशंस। व्हाट डिड दिस कमीशन रिकमेंड, कि क्या किया जाए। पहले पॉइंट में देखिए, द कमीशन पब्लिश्ड इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन जून 1930। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की, तो वो 1930 में, जून 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट पब्लिश की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कमीशन प्रोपोज्ड टू एबॉलिश द डायरकी। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन साइमन कमीशन ने क्या कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब डायरकी था क्या, एन एक्सटेंशन टू ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस बाय एस्टैब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। यानी डायरकी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय 2 रूलर्स ना, को रूल होता है इसमें, 2 पार्टीज रूल करती हैं। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद थी, ब्रिटिशर्स थे। दूसरा डायरकी में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्रोविंसेस के, जो यहाँ पर इलेक्ट होकर अपनी हुकूमत बनाएंगे, जिनको यहाँ के लोग खुद अपने वोट से यानी उनको लेकर आएंगे गवर्नमेंट में और वो रूल करेंगे प्रोविंसेस में। ये बात डिसाइड हुई थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन साइमन कमीशन ने कहा कि नहीं, इस तरह से तो कुछ इख्तियारात सूबों के पास चले जाएंगे, सूबे में जो लोग होंगे जिनको ये रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर लेंगे और यहाँ के अवाम उनको इलेक्ट करके गवर्नमेंट में लेके गवर्नेंस में लेके आएंगे, तो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ तो इख्तियारात जाते रहेंगे। इन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कर दिया जाए डायरकी को ना। साइमन कमीशन प्रपोज टू एबॉलिश द डायरकी, एक बात ये हो गई। नेक्स्ट, इट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस टू रिटेन मच ऑफ देयर पावर्स। लेकिन जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस जो थी, उनसे इख्तियारात ले लिए गए, डायरकी को ख़त्म करने की रिकमेंडेशन दी गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस जो थे, यहाँ सूबों पर जो ब्रिटिश के गवर्नर्स रूल कर रहे थे, उनको जो उनकी जो पावर्स थी उनको एज इट इज़ कंटिन्यू किया गया, उनसे कोई पावर नहीं ली गई। उनकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस में लास्ट एंड द 4th पॉइंट, recommended to retain separate electorate as long as intercommunal tensions between Hindus and Muslims remained। साइमन कमीशन ने ये प्रपोज किया कि यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं जहाँ पर ज़्यादा, तो वहाँ पर माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए और जो यानी मेजॉरिटीज़ हैं उनको भी अलग से, यानी एक एरिया में, एक प्रोविंस में कॉमन गवर्नमेंट हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स मिलकर नहीं बना सकते।
डिवाइड एंड रूल का चक्कर था कि एक ही बंदे के ऊपर, एक ही रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर सब लोग आ जाएंगे तो फिर तो हमारे खिलाफ एक तगड़ी आवाम जमा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल, इनको आपस में डिवाइड करके रखो, अपने अपने जो हैं इनके यानी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हिंदूज़ के अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, सिख्स के अलग हैं, तो ये उनको इलेक्ट करके लेके आए। हम सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे जब तक हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान में टेंशन्स हैं, यानी ये जब तक हम इनको आपस में लड़ाते रहेंगे, आपस में कम्पीट कराते रहेंगे, तो ये हमारे खिलाफ काम करने के या हमारे खिलाफ ये कोई एक पावरफुल बॉडी ऑफ नेशन बनकर नहीं आ सकते। इसलिए जब तक इनकी टेंशन्स बरकरार हैं तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट को हम बरकरार रखेंगे। ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ आउटलाइन, आफ्टर मैथ्स। आफ्टर मैथ कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं या जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उनको आफ्टर मैथ्स कहते हैं। आफ्टर मैथ्स ऑफ साइमन कमीशन थे जी, मोतीलाल नेहरू प्रेजेंटेड द नेहरू रिपोर्ट इन सितंबर 1928। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू साहब ने प्रेजेंट की थी वो साइमन कमीशन का रिएक्शन था, उसके बदले में आई थी। इस नेहरू रिपोर्ट को हम डिटेल में इसी तरह से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जब नेहरू रिपोर्ट आ गई तो उसका रिएक्शन जिन्ना साहब की तरफ से आया। जिन्ना डिक्लेयर्ड द रिपोर्ट यानी द नेहरू रिपोर्ट एज हिंदू डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना जो कि 1929 में प्रेजेंट किए गए थे, वो नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू साहब की थी उसके रिएक्शन में आए थे। और जो मोतीलाल नेहरू साहब की नेहरू रिपोर्ट थी वो साइमन कमीशन के रिएक्शन में आई थी। और 14 पॉइंट्स कंसिस्टेड ऑफ मुस्लिम्स मिनिमम डिमांड फॉर ब्रिटिश रूल। मुसलमान ये नहीं चाहते थे अकॉर्डिंग टू द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करें। दे वांटेड the subcontinent to be independent and they wanted their own rules on the Muslims majority areas. आफ्टर मैथ्स में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4, लॉर्ड इरवाइन देन वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कॉल्ड फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन रिगार्डिंग दिस। उस वक्त जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया तो लॉर्ड इरवाइन जो थे वो वाइसराय थे ब्रिटिश इंडिया के। ये भी पूछा जा सकता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई तो वाइसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड इरवाइन थे। और इन्होंने साइमन कमीशन का फेलियर कह लें या उसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हुआ या उन सारे चीज़ों के आफ्टर मैथ में इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करवाई। ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि वो कहाँ पर हुई। वो लंदन में हुई, पहली 1930 में हुई, दूसरी 1931 में होती है और तीसरी 1932 में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 है The Government of India Act 1935 which called for a responsible government at the provincial level in India but not at the national level. पॉइंट 5 में साइमन कमीशन के आफ्टर मैथ्स में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसने कहा कि कोई कम अज़ कम प्रोविंशियल लेवल पे कोई ज़िम्मेदार हुकूमत होनी चाहिए इंडिया में, यानी कि यहाँ के कोई लोकल्स को कुछ मौका मिलना चाहिए कि वो यहाँ पर रूल कर सकें, उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और नेशनल लेवल पे नहीं, कम से कम प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए बाय द लोकल्स, बाय द इंडियंस। नेक्स्ट पॉइंट 6 में है द फर्स्ट इलेक्शंस इन द प्रोविंसेस इन 1937। 1937 में 1937 में यहाँ पर पहले इलेक्शंस होते हैं प्रोविंसेस में और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट्स थी वो तकरीबन सारे सूबों में उसको वापस मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7, क्लीमेंट एटलीज रोल इन इंडिपेंडेंस। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्लीमेंट एटली सर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ही वॉज वन ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन। जब ये 1928 में आया, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये 1945 से लेकर 1951 तक जब बरे सग़ीर पाक व हिंद ब्रिटिश रूल से आज़ाद होता है उस वक्त ये वज़ीर आज़म बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो ये उस वक्त थे। इन्होंने ये बड़े मतलब कि जो हुए थे ना, बड़ा इनका बुरा एक्सपीरियंस रहा, इससे मुतासिर हुए जो इन्होंने ये मूव की थी साइमन कमीशन और ये सारे मामलात। तो इन्होंने 1933 में ना एक दलील दी कि बरतानवी हुकूमत जो है ना, बरतानवी हुक्मरानी जो है, ब्रिटिश रूल इस सब कॉन्टिनेंट के लिए ये एलियन है, अजनबी है। वी डोंट नो हाउ टू रूल देम एंड दे डोंट नो हाउ टू बी रूल्ड बाय द
बाय द नॉन नेटिव्स ना, तो इन्होंने ये बात की थी। तो इसी तरह से इन्होंने ये बात भी की थी कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मतलब यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत हो जो समाजी और इक़्तिसादी इस्लाहात कर सके, जो यहाँ पर इंडिया की प्रोग्रेस के लिए इकनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स हैं वो ला सके। तो हम नहीं ला पा रहे, इन्होंने ये बात भी की थी। और साथ में ये वो वाहिद रहनुमा बन गए थे, बरतानवी रहनुमा ये बन गए थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान को आज़ाद होना चाहिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के हक़ में ये बरतानवी रहनुमा हैं। और ये 1947 में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी का फ़ैसला भी करते हैं। तो ये था साइमन कमीशन और ये थे इसके सारे पॉइंट्स जिनको हमने एक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी होगी, मगर जितनी वीडियो लंबी हुई है उससे ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपको याद रह जाएगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और साइमन कमीशन आपको कभी भी कहीं भी अब भूलेगा नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।